Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. My name is Kaisar Abbas. I have done my MSc and MA Education. आज हम जो है वो फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है ये हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। तो इस लिहाज से सबसे पहले जो है हम फिज़िक्स में जो हमारा टाइटल दिया गया है, सबसे पहले चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं और मेजरमेंट्स जो हैं ये क्या, इसका क्या मतलब है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मिकदारें होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम देखते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते उनको मैं उनकी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि रेत के ज़र्रात हैं, अगर हम उनको काउंट करना चाहें तो हम नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह से अगर हम अपने बाल जो हैं, ह्यूमन हेयर जो हैं, उनको अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो परहैप्स हम काउंट करना स्टार्ट करें और हो सकता है कि उसमें से कुछ जो हमारे हेयर्स हैं वो फॉल आउट कर जाएं, तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। तो इस तरह से कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वो वाली क्वांटिटीज़ ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इस चैप्टर के अंदर हमने सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है। इट्स मीन कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल। अब इन क्वांटिटीज़, वो वाली क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो साफ बात है कि उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ हमें आलात की ज़रूरत है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी मदद से जो हम उनकी काउंटिंग करते हैं तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो इस तरह से मेरे बच्चों फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट जो है का पहला चैप्टर, जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, इसको हम कंटेंट्स इसके कुछ इस तरह से हैं जो आप लोगों ने पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। द नंबर 1 इज़ इंट्रो टू फिज़िक्स। The second one is physical quantities. International system of units. The next one is prefixes होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन है, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी मदद से हमने इन क्वांटिटीज को मेजर करना है। इंस्ट्रूमेंट्स and the last one is significant figures. अच्छा बच्चों, ये हमारे पास कंटेंट है। इनका मतलब, इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करना है, फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ये सारे के सारे आपको इस चैप्टर के अंदर टॉपिक मिलेंगे जो आपको जो है लेक्चर वाइज जो है वो समझाए जाएंगे। अब हम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इसकी तरफ हम जाते हैं। तो फिज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमने फिज़िक्स के लॉज पढ़ने हैं, इसके अंदर हमने फिज़िक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़नी है, और फिज़िक्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं ये हमने पढ़ना है। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी हम पढ़ेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑल दोज क्वांटिटी विच आर ऑल क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, उनको फर्दर भी हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं, वो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। तो उसके बाद इन क्वांटिटीज़ को नाम दिया गया है। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं, जैसे लेंथ हो गया, मैस हो गए, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये मेरे बच्चों 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर जो साइंसदान थे उन्होंने
मिलकर एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिस्कवर किया था कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक तरह से समझाने के लिए, उसका इजहार करने के लिए हमें जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है। तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किलोग्राम है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जब भी हम मैथ्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम मैथ्स का जो यूनिट है वो किलोग्राम के अंदर हम उसको मैथ्स को मेजर करेंगे। चाहे हम अमेरिका में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम मैथ्स को किलोग्राम के अंदर ही मेजर करते हैं। जब हम दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें 2 kg जो है वो शुगर चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर मैं उसे जस्ट ये कहूँ कि मुझे 2 शुगर चाहिए, तो उसे मैंने अपनी बात को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किया और ना ही अगले को सही तरह से समझ आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ना सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, बल्कि इस के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को मुकम्मल करने के लिए, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हमें यूनिट की भी ज़रूरत है। ये जो यूनिट है किलोग्राम, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि साइंसदानों ने जो है वो गए। इसके अंदर ये भी हमने डिस्कस करना है चैप्टर के अंदर, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मेरे बच्चों हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़, ऐसी जो है ना वो कीमतों का सामना करना पड़ता है जो बहुत बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 8 के साथ अगर हम 5 zeros लगा देते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 ग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो वैल्यू लिखी हुई थी, या मैं इसके साथ और ज़्यादा ज़ीरोस लिख दूं, इतनी सारी ज़ीरोस लिख दूं, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके अंदर टाइम भी थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होता है। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें, जितनी ज़ीरोस होंगी उसको 10 की पावर बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम पावर 8 बना देंगे, तो ये इसे लिखना ज़रा आसान है और इसे पढ़ना भी आसान है और इससे टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। अब मेरे बच्चों हमारे पास ये प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम इस टाइप की जो है वो कुछ मालूमात लेनी है। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए से हमने जो है वो मैथ्स को, टाइम को, टेम्परेचर को, इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं वो हमने स्टडी करने हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट है मेरे बच्चों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम वैल्यूज़ यूज़ करते रहते हैं, तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं, कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होते और कुछ होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक डिजिट है 207, इसके अंदर मेरे पास 3 डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0207 लिखूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो कब कोई डिजिट या कोई फिगर वो सिग्निफिकेंट होता है या नॉन सिग्निफिकेंट होता है, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इंट्रो टू फिजिक्स, हम फिजिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन करते हैं मेरे बच्चों। तो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में जो है इंट्रो टू फिजिक्स, इंट्रो टू फिजिक्स के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको ले जाऊंगा एट द अर्ली स्टेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि जब इंसान जो है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई रेवोल्यूशन का हमारे पास दौर नहीं था। तो उस दौरान क्या हुआ, ये हुआ कि जब इंसान के पास उस वक्त तो मैच बॉक्स नहीं होता था, कोई माचिस की तीली वगैरह नहीं होती थी, तो कैसे जो फायर है वो बर्न कर लेते थे। उस वक्त लोग 2 पत्थरों को रगड़ कर आपस में जो है वो रगड़ कर रबिंग करके वो आग जलाते थे। तो वो ये सोचते थे कि हम 2 लकड़ियों को आपस में रब करें तो आग नहीं जलती, लेकिन अगर हम 2 पत्थरों को आपस में कर दो हो जाती है। तो लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया, लोग सोचो विचार में पड़ गए कि ये ऐसा क्यों होता है, सूरज कैसे जो है ना वो मशरिक से आता है, तलू होता है, और मगरिब में कैसे जो है वो गरूब हो जाता है, और सितारे कैसे इस फिनोमिना के तहत वर्क कर रहे हैं, ये पहाड़, ये सब कुछ। तो इंसान सोच विचार में पड़ गया। उसके लिए इंसान जब सोच विचार में पड़ गया तो उसने ये जो है ना वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया बेटा? ऑब्जर्व।
यानी उसने ऑब्जर्वेशन जो है वो कायम कर ली, मफरूजात कायम करना शुरू कर दिए कि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा। जो मेरा बेटा ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये कोई अथेंटिकेशन नहीं होती, ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ये गलत भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फिर जब इंसान थोड़ा आगे चला तो उसने तजर्बा गाहें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजर्बा करने के लिए तजर्बा गाहें बना ली साइंटिस्टों ने। आपको पता है कितने अजीम साइंसदान गुजरे हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरे बच्चों जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट किए तो उनको एक नॉलेज मिला, उसको उन्होंने साइंस का नाम दे दिया। किसका बच्चों? साइंस का नाम दे दिया। अब साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड है जिसको जो निकला है यानी डिराइव हुआ, ये वर्ड जिस वर्ड से डिराइव हुआ है उसको हम बोलते हैं साइंटिशिया भी इसे हम बोलते हैं। इसकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं लैटिन साइंटिशिया की, साइंस की, और इसका जो मीनिंग है वो है नॉलेज। नॉलेज मीन इल्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइंस है वो एक इल्म है, वो नॉलेज का नाम है, किसी चीज़ के बारे में जानने का नाम है। तो मेरे बच्चों अब ये वाली जो हमारे पास साइंस थी, ये जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ तक जो कुछ भी इंसान ने पढ़ा वो 18th सेंचुरी तक ये वाली जो साइंस है ये नेचुरल फिलॉसफी कहलाई। नेचुरल फिलॉसफी। अच्छा, नेचुरल फिलॉसफी जो है यहाँ तक जितनी भी लोगों ने पढ़ा, साइंस के बारे में जाना, मुख्तलिफ अलूम के बारे में ऑब्जर्व किया, उसको उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया कि ये तो बिल्कुल नेचर के करीब है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जैसे इंसान ने तरक्की की तो वो फिर इस नेचुरल फिलॉसफी को उन्होंने जो है इसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों के अंदर। उन्होंने कैसे इसको नेचुरल फिलॉसफी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया? एक का नाम उन्होंने दे दिया कि ये वाली जो साइंस है, एक को उसने फिजिकल साइंस का नाम दे दिया, फिजिकल साइंस, और एक को उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस का नाम दे दिया। क्योंकि वो क्वेश्चन ये अराइज होने लग गया कि अब ये जो इल्म है ये तो जानदारों के बारे में भी है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी है। तो कौन सा ऐसा इल्म है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और कौन सा ऐसा है जो लिविंग थिंग्स के लिए? तो जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी वो चीज़ें जो जानदार नहीं है, जो सांस नहीं लेती, उनके लिए उन्होंने जिस साइंस का नाम दिया या इल्म का नाम दिया, उन्होंने कहा ये वो फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। और जो चीज़ें जानदार हैं यानी इंसान है, परिंदे हैं, जानवर हैं, उनको बारे में जो हम इल्म हासिल करते हैं उन्होंने उसको बायोलॉजिकल नाम दिया। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, और ये वाली हमारे पास जो है ये लिविंग थिंग्स हैं। अब ये नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं इसके अंदर सारी की सारी वो वाली साइंसेस मौजूद हैं, वो वाले अलूम मौजूद हैं जिसके अंदर बच्चों हम जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स या फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस के अंदर हम मुख्तलिफ अलूम पढ़ते हैं। यानी आगे इंसान गया, उसने तरक्की की और उसके अंदर उसने इस साइंस को मजीद आगे डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया, कितने अलूम में डिवाइड किया, वो मंदरजा झैल है। सबसे पहले जो है वो फिजिक्स का नाम दिया गया कि एक जो है वो इल्म फिजिक्स भी होता है साइंस का। उसके बाद उन्होंने एक और जो है वो नाम दिया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का ताल्लुक भी नॉन लिविंग थिंग्स से है। इसके अंदर जो है वो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है एस्ट्रोनॉमी, और द फोर्थ वन इज जियोलॉजी एंड द लास्ट वन इज मेट्रोलॉजी। फिजिक्स के अंदर हम मेरे बच्चों मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट वन इन दोनों का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। इंटरेक्शन पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल जो है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं।
और मेट्रोलॉजी के अंदर हम जो है वो वेदर के बारे में या इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हर वो चीज़ जो अपना वजन रखती है, कुछ जगह घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। और एनर्जी आपको पता है, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी बगैर एनर्जी के गुजर ही नहीं सकती। तो इनसे रिलेटेड जितना भी इल्म है वो हम फिज़िक्स के साथ मैच करते हैं, फ़िज़िक्स का इल्म है। अच्छा, मैं अगर इसके यूजेस की बात करूं, यानी इसके इस्तेमालात की बात करूं, तो बच्चों इसके इस्तेमालात ये हैं कि हम इवन अपनी अगर बॉडी से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो ब्रीथिंग सिस्टम है हमारा, यानी हमारे सांस लेने का निज़ाम, तो सांस लेने के निज़ाम के अंदर भी, ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर भी, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। हम जब इनहेल करते हैं या एक्सहेलिएट करते हैं, ये सांस लेते हैं, सांस का अंदर लेके जाना, सांस का बाहर लेके जाना, उस वक्त हमारे जो लंग्स हैं वो फैल भी रहे होते हैं और सिकुड़ भी रहे होते हैं। तो उसका ताल्लुक किसके साथ है? बॉयल्स लॉ के साथ है। और बॉयल्स लॉ कौन सा है मेरे बच्चों? बॉयल्स लॉ फिजिक्स का एक लॉ है और इसके अंदर क्या होता है? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट्स मीन कि जब हम इन्वर्सली का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास सम कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट है 1/E, इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम जो है वो ये डिक्रीज कर जाता है। सांस लेते हैं हम, जब हम सांस अपनी बाहर निकालते हैं तो उस वक्त या सांस लेके आते हैं तो उस वक्त हमारे जो फेफड़े हैं या हमारा जो डायाफ्राम है वो इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। तो उस दौरान मेरे बच्चों प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो, वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाना, इसका मतलब ये है कि जो हमारे इवन ब्रीथिंग सिस्टम है उसके अंदर भी फिज़िक्स का रूल्स जो है वो कार फरमाएं। लास्ट वन मैं आपको एक और इस्तेमाल बता देता हूँ कि जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है और हमारी टीवी है, उसके अंदर अगर हम उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को खोल के देखें, उसका हार्डवेयर, तो उसके अंदर जो है वो एक सिलिकॉन चिप लगी होती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे फिज़िक्स के रूल्स पर ही काम कर रहे होते हैं। तो ये मेरे बच्चों आज का इंट्रोडक्शन था फिज़िक्स का। फिज़िक्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िक्स को कहाँ कहाँ पर जो है वो इसके रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। हमारा इवन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड, जब हमारा दिल है वो सिकुड़ जाता है तो जो हमारा ब्लड है वो पूरी शरीयानों के अंदर फैल जाता है। हार्ट का जो इस तरह से वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और उसका ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब देखें, प्रेशर ज़्यादा हो गया और इधर से वॉल्यूम कम हो गया। जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, यानी दिल हमारा जो है वो फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, तो शरीयानों से सारा जो ब्लड है वो फिर वापस आ जाता है। और इसका मतलब है शरीयानों से ब्लड का वापस आ जाना, हमारा जो प्रेशर है ब्लड का वो कम हो जाता है। तो ये सारे जो लॉज हैं या एप्लीकेशंस हैं, ये बच्चों फिज़िक्स के अंदर जो है वो कार फरमा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर ऑफ द 9th क्लास ऑफ द फिज़िक्स।